हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर एनिमल किंगडम हमारा चल रहा था अभी 11th क्लास में। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, यानी कि वो क्राइटेरिया जिनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम किया जाता है। और मैंने एक और चीज आपको बोली थी बच्चों कि ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है इस चैप्टर का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी अब 3 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं एनिमल किंगडम से इन जनरल, पिछले यदि हम 5-6 साल का ट्रेंड देखें तो, और वो जो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से सॉल्व हो जाते हैं बच्चों। सिर्फ शुरुआत के एक टॉपिक से ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एक तरह से पूरे चैप्टर की समरी दे रखी है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं बच्चों। तो वो पार्ट हमने अच्छे से समझा था, अच्छे से पढ़ा था, और उसमें बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए थे, एंड आई होप आपने वो सारी चीजें अच्छे से कर ली होगी बच्चों, है ना। उसके बाद फिर बच्चों हमने एक एक करके फाइलम पढ़ना स्टार्ट करा, और पहला इन द सिंपलेस्ट इन द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम हम पढ़ चुके हैं, दैट इज फाइलम पोरिफेरा, जिनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं बच्चों। वहां पर भी कुछ चीजें मैंने आपको समझाई थी, जैसे वाटर कैनाल सिस्टम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस फाइलम का, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसमें क्या होता है, पानी ऑस्टिया यानी बहुत सारे जो छेद होते हैं, होल्स होते हैं बॉडी सरफेस पे, उनसे कैनाल्स से होता हुआ सेंट्रल बॉडी कैविटी यानी कि स्पॉन्जोसील में आता है, और फिर वहां से एक बड़ी हम कह सकते हैं कि ओपनिंग से बाहर निकलता है, दैट इज ऑस्क्यूलम बच्चों। कोएनोसाइट्स अगेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, उसके बारे में बात करी थी। गैमुलेशन स्पॉन्जेस का अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसके बारे में एनसीईआरटी 12th के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में तो बात करती है, लेकिन यहां भूल जाती है। तो उसको भी बच्चों हमने यहां पर कवर कर लिया पॉइंट को। जो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है फाइलम पोरिफेरा में, फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, लेकिन आपको याद रखना गैमुलेशन से भी होता है। और यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो गैम्यूल्स हैं, असेक्सुअल बर्ड्स या इंटरनल बर्ड्स है बच्चों, कौन सी सेल्स इनको बनाती है? टोटिपोटेंट सेल्स होती है बच्चों स्पॉन्जेस के पास, यानी कि ऐसी सेल्स जो किसी भी और सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है, वही गेमीट्स भी बनाती है, वही डिफरेंट सेल्स भी बनाती है इनकी बॉडी की, उनको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। उन्हीं से गेम्यूल्स भी बनते हैं बच्चों। एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जहां पर भी आपको पूरे यहाँ पर एनिमल किंगडम में यदि कहीं पर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है बच्चों लाइफ साइकिल में या डेवलपमेंट में, तो हम कहेंगे वहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन यदि लार्वल स्टेज एब्सेंट है तो फिर हम कहते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ये टर्म्स बार बार यूज में आएंगे, तो ये कंसेप्ट पहले फाइलम में ही मैंने आपको समझा दिया है और आपको याद भी रखना है बच्चों। यहां तक आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो बच्चों, आप लोग पूछ सकते हो, डाउट ग्रुप पे भी आप लोग पूछ सकते हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा देखेंगे बच्चों। सिलेंट्रेट्स को निडेरिया भी कहते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इनको निडेरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों इनके पास स्पेसिफिक स्पेशल सेल्स होती है, जो अगेन इनके लिए कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि वो किसी और फाइलम में नहीं देखने को मिलती है ना। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? निमेटोसाइट्स भी कहते हैं, नीडोब्लास्ट्स भी कहते हैं बच्चों, स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं बच्चों। उस कारण से इनका नाम निडेरिया भी है बच्चों। सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं बच्चों? इनके पास भी बीच में आप देख सकते हो एक होलो कैविटी है विच रिजेंबल्स बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी और सिलोम वी कैन से। सिलोम वर्ड बॉडी कैविटी के लिए यूज होता है, लेकिन ट्रू सिलोम ऑलरेडी हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बात कर चुके हैं। कौन से फाइलम से ट्रू सिलोम मिलना स्टार्ट होती है? फाइलम एनेलिडा से। एनेलिडा के पहले कहीं पर भी आपको ट्रू सिलोम नहीं मिलेगी। तो यहां पर जब हम सिलोम की बात करते हैं, जैसे हमने स्पॉन्जोसील, सिलोम वर्ड वहां भी आ रहा है बच्चों फाइलम पोरिफेरा में, जो उनकी बीच की सेंट्रल बॉडी कैविटी थी, बट दैट वाज नॉट अ ट्रू सिलोम, ध्यान रखना। तो सील वर्ड कई जगह पर या सिलोम वर्ड कई जगह पर काम में आता है, जहां पर भी कोई होलो बॉडी कैविटी होती है, लेकिन हर जगह वो ट्रू बॉडी कैविटी को डिनोट कर रहा हो ये जरूरी नहीं है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ट्रू सिलोम एनेलिडा से स्टार्ट होकर फाइलम कोडेटा तक मिलती है, यानी कि लास्ट के 6 फाइलम में मिलती है, शुरुआत के फाइलम में नहीं मिलती बच्चों। एनेलिडा के पहले जो एस्केल मिंथीज हम पढ़ते हैं उनमें फॉल्स यानी कि स्यूडो सिलोम मिलती है, और उसके पहले सिलोम होती ही नहीं, यानी कि ट्रू सिलोम नहीं होती है बच्चों। आई थिंक इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा और नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहां से। अब इनके फीचर्स की हम बात करें, एनसीईआरटी क्या करिए भाई? एक्वेटिक है, जितने भी लोअर एनिमल्स हमें मिलेंगे बच्चों, शुरुआत में पोरिफेरा की हम बात करें, सिलेंट्रेटा की हम बात करें, टीनोफोरा की हम बात करें, यहां तक आपको सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक मिलेंगे। हाँ, इसके बाद जो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज आता है टीनोफोरा के बाद, वहां से एक्वेटिक के अलावा भी आपको दूसरे हैबिटेट्स में ये एनिमल्स मिलने लग जाएंगे। लेकिन पहले की जो 3 फाइलम है बच्चों, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं बच्चों? एक्वेटिक होते हैं। तो दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन। अगेन जैसे स्पॉन्जेस में था वैसे यहां पर भी मोस्टली मरीन,
मोस्टली मरीन का मतलब वैसे तो मेनली मरीन वाटर में मिलेंगे, सी वाटर में मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ मेंबर्स आपको फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा की हम बात करें बच्चों, जो इसी का बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, वो फ्रेश वाटर में मिलता है। तो फ्रेश वाटर मेंबर्स भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सिलेंट्रेट्स आपको मरीन वाटर यानी कि सी वाटर में मिलेंगे। ससाइल नया वर्ड आया यहां पर, समझाता हूं अभी, या फ्री स्विमिंग, दोनों तरह के मेंबर्स मिलेंगे। ससाइल का मतलब होता है बच्चों जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम या बेस, किसी सरफेस से जुड़े हुए हैं बच्चों, ये है ना, एक जगह पर फिक्स है, दैट इज नोन एज ससाइल। यदि कोई एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह पर फिक्स है, जुड़ा हुआ है किसी सबस्ट्रेटम से, तो बच्चों हम कहते हैं कि वो ससाइल नेचर का है। कैसी नेचर का है? ससाइल नेचर का है। क्लियर बच्चों, आगे बात समझ में? तो ये ससाइल वर्ड भी बार बार काम में आएगा आपके, और हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ससाइल वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम और बेस, एक बेस से या सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है यदि कोई, तो हम कहेंगे कि वो क्या है बच्चों? ससाइल है। ठीक है, अब मैंने बोला था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्यों बोला था? इसीलिए बोला था, देखो यहां पर आ गया, बहुत सारे क्वेश्चंस हम वहां से निकाल सकते हैं। रेडियल सिमेट्री की बात ऑलरेडी बच्चों हम पहले कर चुके हैं कि रेडियल सिमेट्री किस किस में देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री के लिए हमने बोला था कि भाई एक तो आपको सिलेंट्रेट्स के अंदर देखने को मिलेगी, टीनोफोरा के अंदर देखने को मिलती है, और एकाइनोडर्मिटा के अंदर देखने को मिलती है ना। ये तीन जगह हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो यदि हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सिमेट्री वाला पॉइंट अच्छे से याद कर लिया है, तो हमें सिलेंट्रेट्स में अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी इसके बाद वाले फाइलों में भी रेडियल सिमेट्री आएगी, तो वैसे ही याद रहना चाहिए कि रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं बच्चों ये। ठीक है, द नेम निडेरिया, अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई ये निडेरिया नाम आया कहां से है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, एक बार पढ़ लेते हैं। इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स, है ना। इनके पास क्या होता है बच्चों, यहां पर देखो आपको डायग्राम भी दे रखा है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट का। स्टिंगिंग सेल होती है, ये एक सेल है बच्चों, इसमें आप देख सकते हो एक ऑरेंज और येलो कलर का एक स्ट्रक्चर बना रखा है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। क्या होता है बच्चों? ये स्टिंगिंग कैप्सूल। इसके अंदर एक केमिकल भरा हुआ होता है, एक केमिकल भरा होता है बच्चों। वो केमिकल क्या करता है, यदि ये जो कैप्सूल है आप ये देख सकते हो बच्चों, एक निडल लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, ये एक होलो निडल लाइक स्ट्रक्चर है। जब भी इसको लगता है कि इसके आसपास कोई डेंजर है, यानी कि कोई प्रेडेटर इसको शिकार करने के लिए आ रहा है, या इसको अपना कोई शिकार दिख जाता है कि भाई मेरा खाना है, मेरे को इस एनिमल को, छोटा एनिमल है, इसको मारकर खाना है ना, कैच करना है, उसको कैप्चर करना है, ऐसे केसेस में ये क्या करता है बच्चों, इस निडल लाइक अपरेटस की मदद से स्टिंग, डंक मारता है हम कह सकते हैं उस एनिमल को, जिससे इसको बचना है या जिसको इसको पकड़ना है, दोनों केसेस में। और फिर क्या होगा, इस निडल लाइक अपरेटस से इस कैप्सूल में जो केमिकल भरा हुआ है, जो कि टॉक्सिक होता है ना, हम कह सकते हैं पॉइजनस होता है, वो केमिकल निकलकर इस निडल लाइक अपरेटस से उस एनिमल की बॉडी में चला जाएगा, और वो एनिमल बेहोश हो जाता है बच्चों, ताकि फिर ये आराम से उसको पकड़ सके, यदि शिकार करना है तो, बचना है तो भाग सके। ठीक है, इसके अलावा सेम इन्हीं सेल्स को ये किस काम के लिए लेता है बच्चों, क्योंकि ये यहां से निडल लाइक अपरेटस है, मान लो इसको किसी जगह पर रुकना है, स्टेबल होना है ना, फ्री स्विमिंग फॉर्म है मान लो, लेकिन उसको एक जगह पर रुकना है, तो इनकी मदद से ये एंकरेज का काम भी करता है। इनको घुसा देगा सबस्ट्रेटम में, मिट्टी में, जो नीचे समुद्र की मिट्टी है वहां पर घुसा देगा, ताकि होल्ड कर सके अपने आप को एक जगह पर। तो एंकरेज के काम में भी ये नीडोसाइट्स काम में आती है। ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल है बच्चों, इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट जो स्टिंगिंग कैप्सूल है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निमेटोसिस्ट। सिस्ट वर्ड में पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों। कहीं पर भी यदि कोई फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, यदि कहीं पर कोई फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ऐसी कैविटी जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो वहां के लिए हम सिस्ट वर्ड यूज करते हैं, सिस्ट वर्ड यूज करते हैं। यहां पर ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल है, ये भी एक होलो कैविटी जिसमें एक फ्लूइड यानी कि टॉक्सिक केमिकल भरा हुआ है, इसलिए इसको स्टिंगिंग कैप्सूल के साथ साथ निमेटोसिस्ट भी कहा जाता है। तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। यदि पूरी की पूरी सेल का नाम आपसे पूछा जाए तो नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल भी आप कह सकते हो, लेकिन उसके अंदर के स्टिंगिंग कैप्सूल का नाम पूछा जाएगा तो दैट विल बी निमेटोसिस्ट। साइट वर्ड सेल के लिए यूज हो रहा है नीडोसाइट, सिस्ट वर्ड कैप्सूल के लिए यूज हो रहा है, तो सिस्ट और साइट में मिक्स मत कर देना। निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग कैप्सूल ऑफ नीडोसाइट्स और नीडोब्लास्ट है बच्चों।
है ना। कहाँ प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स और बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे हाइड्रा की यदि हम बात करें बच्चों, तो हाइड्रा में आपको क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हाइड्रा के जैसा ही, एडेम्सिया भी हाइड्रा के जैसा होता है। ये एग्जैक्टली हाइड्रा के जैसा नहीं है बच्चों, लेकिन हाइड्रा और उसके जैसे मेंबर्स में आपको टेंटिकल्स मिलते हैं ना, ऐसे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। उसके ऊपर भी आपको स्टिंगिंग सेल्स मिलेगी, बाकी की बॉडी पर भी मिलेगी बच्चों। यहाँ पर जो आपको दो फॉर्म्स शो कर रखे हैं बच्चों, इनके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। कुछ अम्ब्रेला शेप के होते हैं यहाँ पर मेंबर्स फाइलम सिलेंट्रेटा में, उनको मेड्यूसा फॉर्म कहा जाता है बच्चों। जो मेंबर्स अम्ब्रेला शेप के होते हैं उनको मेड्यूसा फॉर्म कहा जाता है, और जो यहाँ पर सिलिंड्रिकल शेप के आपको दिख रहे हैं इनको पॉलिप फॉर्म कहा जाता है। दोनों का एक एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। ओरेलिया आपको दे रखा है बच्चों मेड्यूसा फॉर्म का, और पॉलिप का आपको दे रखा है एडेम्सिया। हाइड्रा भी पॉलिप फॉर्म में ही आएगा। और ये क्या होता है, एक से दूसरी जनरेशन में ऑल्टरनेट करते हैं बच्चों। यदि कुछ मेंबर्स तो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में मिलते हैं पूरी लाइफ, इनमें कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ मेडुसा फॉर्म में मिलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमेशा मेडुसा फॉर्म में मिलेंगे। कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनमें एक जनरेशन पॉलिप फॉर्म की होती है, फिर उससे रिप्रोडक्शन होकर यदि नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है तो वो मेडुसा फॉर्म की होती है, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन यदि पैदा होती है तो वो पॉलिप फॉर्म, यानी कि पॉलिप और मेडुसा फॉर्म एक के बाद एक ऑल्टरनेट करते हैं। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहलाता है। और जिन बच्चों ने सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं बच्चों अभी तक के, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अपन ने लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स देखी थी, है ना। और लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के अंदर अपन ने बात करी थी, प्लांट किंगडम में भी अपन ने बात करी थी बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में तो एंजियोस्पर्म्स की पूरी लाइफ साइकिल देखी, और प्लांट किंगडम के लास्ट में एंजियोस्पर्म्स पढ़ने के बाद लाइफ साइकिल ऑफ सारे प्लांट्स देखी थी बच्चों। वहां पर हमने स्पेसिफिकली, वहां पर प्लांट किंगडम का जो लास्ट टॉपिक था बच्चों, वहां पर हमने बात करी थी लाइफ, जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की हमने बात करी थी, वो बात करी थी लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स में। वहां पर भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था बच्चों, किसके बीच में, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, गेमेटोफाइटिक जनरेशन। एक बार स्पोरोफाइट, फिर गेमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गेमेटोफाइट, ऐसे ऑल्टरनेट करती है वहां जनरेशन। इन द सेम वे यहां पर एनिमल किंगडम में भी एग्जांपल है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, इन फाइलम सिलेंट्रेटा। इसको कहते हैं बच्चों मेटाजेनेसिस। अभी आ जाएगा, आगे टर्म भी आ जाएगा, सारी चीजें आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी सब बताता हुआ चलूंगा, चिंता मत करो। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ये जो निडोब्लास्ट है, इनके फंक्शंस हमें पता होने चाहिए। एंकरेज अभी मैंने आपको समझा ही दिया, एक जगह पर फिक्स होने के लिए। डिफेंस, खुद को बचाने के लिए, यदि कोई शिकार आ रहा है, शिकारी आ रहा है, शिकार करने के लिए आ रहा है, कोई आपको खाने के लिए आ रहा है। एंड कैप्चर ऑफ प्रे, या आपको शिकार को पकड़ना है, प्रे यानी शिकार बच्चों, है ना। प्रेडेटर शिकारी, प्रे आपका शिकार। तो इन तीनों काम में आता है, और ये तीनों काम अपने को पता होने चाहिए। एंकरेज के काम में आ रहा है, खुद को बचाने के काम में आ रहा है, और अपने शिकार को पकड़ने के काम में आ रहा है बच्चों। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो आगे देखते हैं। Cnidarians exhibit tissue level of organization and are diploblastic. Again basis of classification की इंपॉर्टेंस पता चल रही है अपने को। वहां पर अपन दोनों फीचर्स पढ़ चुके हैं बच्चों। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अपन ने वहां बात करी थी, एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको। सेलुलर लेवल मिलता है फाइलम पोरिफेरा में, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। उसके बाद टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल मिलता है प्लेटीहेलमिन्थीज में। प्लेटीहेलमिन्थीज के बाद जितने भी फाइलम है बच्चों, राइट फ्रॉम एस्केलमिन्थीज टू फाइलम कोर्डेटा, सब में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो दो ही फाइलम है जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, और ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस किस में देखने को मिलता है, तो इस फाइलम में फाइलम सिलेंट्रेटा, इसके बाद वाले फाइलम में दैट इज फाइलम टिनोफोरा। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पहले तीन फाइलम में हम बोलते हैं बच्चों। वैसे तो मैंने आपको बोला था कि जब तक तीनों प्रॉपर जर्मलेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो तब तक हम डिप्लो या ट्रिप्लो वर्ड यूज नहीं कर सकते। यदि दो जर्मलेट्स है तो डिप्लो करते हैं, तीन हो तो ट्रिप्लो करते हैं। एक्चुअली जो फाइलम पोरिफेरा होता है उसमें जर्मलेट जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तो कायदे से वहां पर डिप्लो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बार क्वेश्चन प्रीवियसली स्टेट पीएमटीज में पूछा गया और वहां पर पोरिफेरा को डिप्लोब्लास्टिक कंसीडर किया है ना। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिप्लोब्लास्टिक, एक फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ऑल ऑफ द अबव। अब आपको पता है कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा तो डिप्लोब्लास्टिक हैं, बोथ ऑफ देम का ऑप्शन नहीं है, या तो हमें कोई एक चुनना है या तीनों चुनने। ऐसे केस में फिर तीनों चुनोगे, फिर उस केस में पोरिफेरा को भी आप डिप्लोब्लास्टिक मान लोगे। वैसे तो अब्लास्टिक होता है, वहां पर जर्मलेट्स होती ही नहीं है ना। तो पहले तीन फाइलम एज सच अभी के लिए याद रख सकते हो, डिप्लोब्लास्टिक, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। उसके बाद के जितने फाइलम है राइट फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थीज अप टू कोर्डेटा, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बच्चों। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बार बार कह रहा हूं, 2 लेक्चर्स में मैंने लिया था, बहुत अच्छे से समझाया है, हर एक पॉइंट बाय हार्ट याद कर लेना, घोट लेना गुट्टी बनाकर। यदि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद है एनिमल किंगडम के, यदि मान लो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो 2 डेफिनेटली वहां से सॉल्व हो जाएंगे, इनफैक्ट 3 भी हो जाते हैं कई बार, है ना। तो पूरा चैप्टर याद नहीं भी रहा तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन छोड़कर आने पड़ेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक। नाउ
दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। जैसे अपन ने स्पॉन्जेस की बॉडी के बीच में भी एक कैविटी देखी थी बच्चों, स्पॉन्जोसील उसको कहा था, इनके पास भी एक कैविटी होगी, उसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, है ना, सिलेंट्रॉन भी उसको कहा जाता है बच्चों। उसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है, ठीक है। और ये जो ओपनिंग होती है वो जिस पार्ट पर है उसको हाइपोस्टोम कहा जाता है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो दो फॉर्म से, मैंने आपको बोला था एक अम्ब्रेला शेप जिसको मेड्यूसा फॉर्म कहते हैं, पॉलिप फॉर्म है यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल होता है बच्चों। यहाँ पर ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है इनकी, और यहाँ पर ये अगेन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यहाँ पर छोटी है कैविटी है, ठीक है। एक सिंगल ओपनिंग है, ये सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस दोनों का काम करती है। जिस जगह पर ये कैविटी ये ओपनिंग प्रेजेंट है उस जगह को हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइपोस्टोम कहते हैं। तो हाइपोस्टोम वो पार्ट जहां पर इनकी ओपनिंग प्रेजेंट है, ओपनिंग जो है वो माउथ और एनस दोनों का काम करेगी, यानी कि यहां से पानी के साथ फूड मटेरियल एंटर भी करेगा और फिर वेस्ट मटेरियल बाहर भी जाएगा। आगे ही नहीं आई बात समझ में? दिस इज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। आया नहीं आया समझ में ये वाला पॉइंट? ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो आपको समझना है, डिफरेंस बिटवीन पोरिफेरा, ये जो कैविटी है इस कैविटी में डिफरेंस है बिटवीन पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा। क्या डिफरेंस है? पोरिफेरा में मैंने आपको बहुत स्पेसिफिकली और बहुत सीधे क्लियरली समझाया था कि वहां पर जो कैविटी होती है उसमें भी पानी आता है स्पॉन्जेस के अंदर। एक बार चाहे तो अपन वो डायग्राम देख लेते हैं, है ना। देखो जैसे यहां पर ऑस्टिया से जो पानी अंदर स्पॉन्जोसील में आएगा उसके साथ साथ फूड पार्टिकल्स भी आते हैं, लेकिन इस कैविटी के अंदर उन फूड पार्टिकल्स का बिल्कुल भी 1% भी डाइजेशन नहीं होता। फिर इनर सरफेस पर अपन ने बोला था स्पेशल सेल्स होती, स्पेशलाइज सेल्स होती, कोएनोसाइट्स। वो कोएनोसाइट्स उन फूड पार्टिकल्स को यहां पे जो सरफेस पे प्रेजेंट है और केनाल्स की लाइनिंग पे भी होती है, कॉलर सेल्स जिनको हम कहते हैं, फेगोसाइटोसिस करके एनगल्फ कर लेती है अपने अंदर, और उनके अंदर फिर जो लाइसोसोम्स होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनकी मदद से उनको डाइजेस्ट करती है, यूटिलाइज करती है। कहने का मतलब इस कैविटी में कोई डायरेक्शन नहीं हो रहा था, सिर्फ कोएनोसाइट्स के अंदर यानी कि बॉडी सेल्स के अंदर ही इस पूरा का पूरा डायरेक्शन हो रहा था। तो यहां पर अपन ने क्या बोला था, किस तरह का डायरेक्शन मिलता है फाइलम पोरिफेरा के अंदर बच्चों? डायरेक्शन इज इंट्रासेल्यूलर, बहुत स्पेसिफिकली और क्लियरली समझाया था। इंट्रा मींस इनसाइड, सेल्यूलर मींस सेल्स, इनसाइड द सेल्स, यहां पर डायरेक्शन हो रहा है। क्लियर? ठीक है। लेकिन यदि अपन बच्चों यहां पर सिलेंट्रेट्स की बात करें तो जब ये ओपनिंग माउथ और एनस दोनों का काम कर रही है, इससे पानी अंदर आएगा इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, और जब इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में आएगा तो कुछ डाइजेशन इस कैविटी में भी हो रहा है। इनकी बॉडी की जो सेल्स है बच्चों, जस्ट अ मिनट, इनकी बॉडी की जो सेल्स है बच्चों, इनकी बॉडी वॉल के अंदर जो इस कैविटी को लाइन कर रही है, इन सेल्स के अंदर से कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे इस कैविटी के अंदर। क्लियर है? और कुछ डायरेक्शन इस कैविटी में हो जाएगा फूड पार्टिकल्स, लेकिन कंप्लीट डायरेक्शन नहीं होगा। अब ये जो डायरेक्शन इस कैविटी के अंदर होगा वो आउटसाइड द सेल हो रहा है, कैविटी तो कोई सेल है नहीं, तो अब इस डायरेक्शन को मैं क्या कहूंगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डायरेक्शन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर आउटसाइड द सेल। पार्शियल डायरेक्शन, इनकम्प्लीट डायरेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल इस कैविटी में हुआ। उसके बाद इसकी बॉडी सरफेस की जो सेल्स है वो इन पार्शियली इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करेगी, जैसे स्पॉन्जेस में कोएनोसाइट्स कर रही थी, और फिर बाकी का डायरेक्शन करेगी। तो अब जो सेल्स के अंदर डायरेक्शन होगा वो अगेन क्या हो गया? इंट्रासेल्यूलर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? यदि क्वेश्चन आ जाए कि फाइलम सिलेंट्रेटा में किस तरह का डायरेक्शन देखने को मिलता है, आप क्या कहोगे? फर्स्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर, देन इंट्रासेल्यूलर, बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी इंट्रासेल्यूलर, उसमें भी पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन द कैविटी जिसमें बॉडी वॉल से एंजाइम्स निकल कर आ रहे हैं और पार्शियल डायरेक्शन कर रहे हैं, एंड देन बाकी का डायरेक्शन इनसाइड द सेल्स, दैट इज इंट्रासेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर देन इंट्रासेल्यूलर। क्लियर और नॉट? और क्योंकि इसकी बॉडी कैविटी में कुछ डाइजेशन हो रहा है, तो ऐसी कैविटी जिसमें यदि डाइजेशन हो रहा है, चाहे इनकम्प्लीट ही हो रहा हो, उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसीडर करते हैं। क्योंकि स्पॉन्जेस की स्पॉन्जोसील में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा था बच्चों, कोई डाइजेशन नहीं हो रहा था,
तो वहां पर हमने उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं कंसिडर किया था। और इसीलिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात हुई थी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हुई थी, मैंने आपको बोला था इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कहां से कंसीडर करोगे? सिलेंट्रेटा से, क्योंकि स्पॉन्जेस में तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसी बात ही नहीं है। हाँ, यहां पर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब दो अलग अलग ओपनिंग नहीं है, एक ही सिंगल ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का काम करेगी। ऐसी डाइजेस्टिव कैविटी जिसमें एक ही ओपनिंग हो जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव कैविटी कहा जाता है। उस बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहा जाता है, यानी कि ब्लाइंड सैक बैग, एक ऐसा बैग जो एक तरफ से ओपन है दूसरी तरफ से बंद है, उस तरह का बॉडी प्लान। यह पॉइंट सबको क्लियर? यदि क्लियर हो बच्चों तो प्लीज एक बार क्लियर मेंशन कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां से हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मानते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला जाएगा। और डाइजेशन कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर बोथ। तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। और यहां पर एक और पॉइंट मेंशन कर लो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है दैट इज इनकम्प्लीट। यहां से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम कंसीडर करना चालू करते हैं, इसके पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थी ही नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जांपल कॉरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल रीफ्स का नाम भी सबने सुना होगा, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोरल रीफ्स क्या होती है बच्चों? कुछ मेंबर्स, सिलेंट सारे नहीं, यहां पे लिखा हुआ है सम ऑफ द निडेरियंस, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर, जिनकी बॉडी के ऊपर आपको कैल्शियम सोल्ट, पर्टिकुलरली कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्केलेटन हार्ड कवरिंग मिलेगी, है ना। तो ये क्या होता है? आफ्टर डेथ भी हम कह सकते हैं ये जमा, डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द बेस ऑफ सी के नीचे डिपॉजिट अक्यूमुलेट हो जाते हैं ये, और कलरफुल अक्यूमुलेशंस होते हैं। ये जो स्केलेटन होते हैं इनके ऊपर ये जो होते हैं कैल्शियम का, कलरफुल होते हैं बच्चों। तो समुद्र के नीचे बिल्कुल कलरफुल एरिया बन जाता है जिसको हम कहते हैं कोरल रीफ। इन कोरल्स के डिपोजिशन का बहुत लंबे लंबे एरियाज जब बन जाते हैं, इन लंबे एरियाज ऑफ कोरल्स को कोरल रीफ्स कहा जाता है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो समुद्र का एरिया है बच्चों, उसके नीचे आपको बहुत बड़ी कोरल रीफ देखने को मिलेगी। ठीक, तो कोरल रीफ्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से फाइलम के मेंबर्स की वजह से बनेगी? सिलेंट्रेटा की वजह से बनती है बच्चों। और यहाँ पर ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये बनती है, स्केलेटन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फिर जो अभी मैंने आपसे बात करी थी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसके बारे में एनसीईआरटी यहाँ पर कह रही है निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा। दो बेसिक फॉर्म्स होते हैं, सिलिंड्रिकल फॉर्म में भी होते हैं, अम्ब्रेला शेप में भी होते हैं। जो सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है बच्चों इनका पॉलिप फॉर्म कहलाता है, और जो अम्ब्रेला शेप होता है बच्चों दैट इज नोन एज मेड्यूसा। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? जो पॉलिप फॉर्म होता है जनरली वो ससाइल होता है, एक जगह पर फिक्स, अभी मैंने ससाइल वर्ड का मीनिंग समझाया था। और जो मेड्यूसा फॉर्म, अम्ब्रेला फॉर्म होता है बच्चों, वो जनरली फ्री स्विमिंग होता है, अपने टेंटिकल्स की मदद से स्विम करता रहता है लगातार पानी में। एक बेसिक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि शेप में, और जो भाई फिक्स है या फ्री स्विमिंग है वो अंतर होता है। दोनों पॉइंट अपने को याद रखने हैं, है ना। दे रखा है यहाँ पर द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, पहले वाला यानी कि पॉलिप पहले मेंशन करा इन्होंने। तो द पॉलिप इज अ ससाइल, ससाइल होता है, एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म, है ना। एग्जांपल्स हाइड्रा और एडेम्सिया। तो यहाँ पर जो डायग्राम आपको दे रखा है बच्चों वो एडेम्सिया का दे रखा है, ये पॉलिप फॉर्म है। ऐसा ही कुछ हाइड्रा भी होता है, हाइड्रा सबने देख रखा है बच्चों, तो ये पॉलिप फॉर्म्स के एग्जाम्पल है। वेयर इज द लेटर, लेटर का मतलब बाद वाला यानी कि मेड्यूसा, जो लेटर है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है बच्चों और फ्री स्विमिंग होता है। एग्जांपल ओरेलिया और जेलीफिश, जिसका डायग्राम आपको ऊपर दे रखा है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैंने क्या कहा था, कुछ सिलेंट्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें हर जनरेशन में आपको पॉलिप ही मिलेगा, मेडुसा का भी मिलता ही नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ मेडुसा मिलेगा, हर जनरेशन में पॉलिप का भी मिलता ही नहीं है। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं, दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, दोनों फॉर्म्स उनमें मिलते हैं। वो क्या एग्जिबिट करते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों मेटाजेनेसिस, पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लेना, मेटाजेनेसिस, है ना। तो मेटाजेनेसिस क्या है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक बार पॉलिप एक बार मेड्यूसा, एक बार पॉलिप एक बार मेड्यूसा, एक जनरेशन में पॉलिप। पॉलिप क्या करेगा बच्चों? पॉलिप मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो कोई आपसे पूछे कि ये जो पॉलिप और मेडुसा फॉर्म्स हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि मेटाजेनेसिस देखने को मिल रहा है फाइलम सिलेंट्रेटा में, इनमें से कौन सा असेक्सुअल फॉर्म है? तो असेक्सुअल फॉर्म वो होगा जो सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। तो पॉलिप फॉर्म
यदि किसी सिलेंट्रेट में, पहले तो ध्यान से सुनना, यदि किसी सिलेंट्रेट में आपको दोनों फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, पॉलिप एज वेल एज मेड्यूसा, तो पॉलिप फॉर्म तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, तो असेक्सुअल फॉर्म हो गया पॉलिप, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनाएगा, मेड्यूसा। फिर मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वापस से पॉलिप बनाएगा, तो जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सेक्सुअल फॉर्म यानी कि मेड्यूसा। तो असेक्सुअल फॉर्म पॉलिप, जिनमें आपको क्या मिल रहा है बच्चों, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उन सिलेंट्रेट्स में, और वो सिलेंट्रेट्स जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की मेटाजेनेसिस शो कर रहे हैं उनमें सेक्सुअल फॉर्म क्या होगा, मेड्यूसा। तो मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप्स सेक्सुअली। ऐसा एग्जांपल जिसमें ये दोनों फॉर्म्स मिलते हैं दैट इज ओबेलिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना बच्चों, इसीलिए अलग कलर से हाईलाइट किया है। तो ओबेलिया इज दैट एग्जांपल ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा जिसमें आपको पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म मिलेंगे, दोनों ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं यानी कि मेटाजेनेसिस शो करते हैं। पॉलिप इज द असेक्सुअल फॉर्म, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा बनाता है, मेड्यूसा इज द सेक्सुअल फॉर्म, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप बनाता है। एक जनरेशन में पॉलिप बनेगा, अगले में मेड्यूसा, फिर पॉलिप, फिर मेड्यूसा, इस तरह से इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको और उनके जियोलॉजिकल नेम्स के साथ साथ कॉमन नेम्स भी दे रखे हैं बच्चों। सारे एग्जाम्पल्स हमें अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल सारे याद रखो, जियोलॉजिकल नेम भी याद रखना है, जैसे फाइजेलिया और उसका कॉमन नेम पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। मैच द कॉलम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, एक तरफ आपको जियोलॉजिकल नाम दे देंगे, कॉमन नेम को जंबल अप कर देंगे, फिर आपसे कहेंगे सेम मैचिंग बताओ आप। तो अपने को जियोलॉजिकल और कॉमन नेम दोनों पता होने चाहिए। फाइजेलिया का पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया का सी एनेमोन, पेनाटुला का सी पेन, गोर्गोनिया का सी फेन एंड मिएंड्रिना का ब्रेन कोरल होता है ना। ये अच्छे से याद रखना है। थ्योरी के बीच में आपको ओरेलिया भी दे रखा था बच्चों, उसका भी याद रखो, वहां पे दे रखा था ब्रैकेट में जेलीफिश, ब्रैकेट में नहीं अलग से, और ओरेलिया और जेलीफिश है ना। तो ओरेलिया भी आपसे पूछा जा सकता है, जो थ्योरी के बीच में दे रखा था बच्चों दैट इज जेलीफिश। एडेम्सिया का डायग्राम आपको दे रखा था, उसको सी एनेमोन कहते हैं, ठीक है। यहां तक बच्चों किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। क्लियर है भाई सारी चीजें। नेक्स्ट फाइलम पे बढ़े। चलो नेक्स्ट फाइलम देखते हैं बच्चों, दैट इज फाइलम टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा साथ पढ़ने का एक और कारण है बच्चों, एक्चुअली ये जो टिनोफोर्स हैं, फाइलम टिनोफोरा जो है ये पहले सिलेंट्रेट्स में ही इंक्लूडेड थे। शुरुआत में जब एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन की गई तो फाइलम टिनोफोरा था ही नहीं, फाइलम पॉरीफेरा बना, फिर सिलेंट्रेटा बना, सिलेंट्रेटा में सारे टिनोफोर्स को इंक्लूड कर दिया गया, फिर डायरेक्ट फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस की बात होती थी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि भाई जो टिनोफोरा, अब जो नया टिनोफोरा बनाया गया इसमें जो मेंबर्स हैं ये कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो सिलेंट्रेट्स के जैसे तो थे लेकिन एग्जैक्टली वैसे नहीं थे, कुछ फीचर्स इनके सिलेंट्रेट से अलग थे। फॉर एग्जाम्पल इनके पास भी नीडोब्लास्ट के जैसी सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स इनके पास भी है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जब डिटेल में स्टडी किया गया तो वो एग्जैक्टली उनकी स्टिंगिंग सेल्स के जैसा नहीं निकला। लासो सेल्स कहते हैं इनकी सेल्स को, जो स्टिंगिंग सेल्स होती है। एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखा है, अपन अभी लिखवा दूंगा मैं आपको। तो एक फीचर जैसे वो अलग हो गया, और भी कुछ फीचर्स थे जो इनके अलग थे बच्चों, है ना। जैसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर यूजुअली देखने को नहीं मिलता है बच्चों। तो कुछ फीचर्स अलग होने के कारण फिर एक अलग फाइलम बना दिया गया। तो बहुत कम मेंबर्स हैं इनके अंदर क्योंकि सिलेंट्रेट से तोड़कर बनाया गया है बच्चों, लेकिन हाँ अब ये एक इंडिपेंडेंट फाइलम है, इसको हम फाइलम टिनोफोरा कहते हैं। चलो तो फाइलम टिनोफोरा देखते हैं बच्चों। टिनोफोर्स की एक खासियत तो ये है, जैसे भी अपन ने वहां पर बात करी थी कि कुछ मेंबर सिलेंट्रेटा के ऐसे थे जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कोरल रीफ्स बनती है। यहाँ पर ऐसा कोई मेंबर आपको नहीं मिलेगा जिसकी बॉडी वॉल में आपको कोई भी एक हार्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर मिले। सारे के सारे मेंबर सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी है ना, थुलथुली बॉडी होती है सबकी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी, टेडी बेयर के जैसी। आगे बात समझ में। तो टिनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज आर एक्सक्लूसिवली, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, ये कैसे होते हैं बच्चों, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में मिलते हैं सारे मेंबर्स, कोई एक्सेप्शन नहीं है। नॉट अ सिंगल मेंबर इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में कोई मेंबर नहीं मिलता। तो आपसे क्वेश्चन बनता है
अलग अलग फाइलम में अपन देखेंगे, आगे भी कुछ फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, जैसे काइनोडर्मेटा। तो कुछ फाइलम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलते हैं, उनके एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए। अभी तक जो हमने ये तीसरा फाइलम पढ़ रहे हैं, पहले 3 फाइलम में ये पहला फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन, ये याद रखो, ऐसे याद रखो, है ना। सी वॉलनट्स भी कहते हैं इनको हम, ये कॉमन नाम है। कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर सॉफ्ट बॉडी, प्लस कलरफुल होते हैं यूजुअली ये भी, प्लस ये लाइट को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, रेनबो लाइक अपीयरेंस देते हैं। तो बिल्कुल कलरफुल, सॉफ्ट से ट्रांसपेरेंट से स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लोट करते हुए पानी में। तो बहुत सुंदर से स्ट्रक्चर से इनको सी वॉलनट्स, कॉम्ब जेलीज सारे, है ना, नाम दिए जाते हैं बच्चों। रेडियली सिमेट्रिकल है, ये पॉइंट अपन ऑलरेडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। अभी सिलेंटेटा में मैंने आपको रिवाइज किया है, करवाया कि रेडियल सिमेट्री 3 में आपको देखने को मिलेगी, सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड काइनोडर्मेटा। डिप्लोब्लास्टिक वाला पॉइंट भी अपन अभी रिवाइज किया था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला भी किया था। तो ये सब तो अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं बच्चों। अब इनको कॉम्ब जेलीज क्यों कहा जाता है वो समझ लो, डायग्राम से समझेंगे। ये बच्चों आपको एक डायग्राम बता रखा है टिनोफोर का, ठीक है, टिनोफोरा का प्लूरोब्रेकिया का एग्जांपल है ये, यहाँ पर डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ब्लू कलर से 8 प्लेट्स बना रखी है बच्चों, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए यहाँ पर, है ना, 8 कॉलम्स बने हुए। तो ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर हैं, दीज आर नोन एज व्हाट, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, दीज आर नोन एज कॉम्ब प्लेट्स। क्या कहते हैं इनको हम, कॉम्ब प्लेट्स। ये प्लेट्स क्या है बच्चों, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इनके ऊपर बिल्कुल पतले पतले सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, सीलिया प्रेजेंट है। तो कॉम्ब प्लेट्स आर नथिंग बट प्लेट्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टिनोफोर्स। और कितनी होती है, फिक्स नंबर होता है इनका, सभी टिनोफोर्स के सरफेस पे आपको 8 है ना, 7 के बाद जो 8 आता है, 8 नंबर ऑफ कॉम्ब प्लेट्स मिलेगी सीलिया की, इसीलिए इनको कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है बच्चों। सो द बॉडी बेयर्स 8, है ना, नंबर मेंशन्ड है बच्चों, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड, यानी सीलिया होते हैं कॉम्ब प्लेट्स। किसमें मदद करती है इनको, सीलिया किसमें मदद करेंगे, सीलिया की मदद से ये स्विम करेंगे, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। तो मेन फंक्शन आपसे पूछा जाता है कॉम्प्लेट्स का फंक्शन क्या है, लोकोमोशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। 8 कॉम्प्लेट्स है, सिलिएटेड है, फंक्शन इज लोकोमोशन बच्चों, याद रहेगा। बाकी डायरेक्शन वाला फीचर एग्जैक्टली सिलेंट्रेट्स के जैसा, इनके बीच में भी बॉडी कैविटी है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, सिंगल ओपनिंग जो माउथ और एनस की तरह काम करती है, कुछ डायरेक्शन कैविटी में यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर, उसके बाद कुछ इनसाइड द सेल यानी कि इंट्रा सेलुलर। तो डायरेक्शन यहां पर भी बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर है बच्चों। अब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगेन जो सिर्फ इनमें देखने को मिलता है ना, अभी तक के जो अपन ने 3 फाइलम देखे उनमें सिर्फ इनमें देखने को मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। कुछ इंसेक्ट्स में भी, फायरफ्लाइज में भी ये देखने को मिलता है बच्चों, लेकिन अभी अपन जो 3 फाइलम पढ़ रहे हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो उनमें अभी तक सिर्फ ये फीचर पहली बार आया, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है किसी भी चीज से यदि लाइट एमिट हो रही है, लाइट निकल रही है, तो हम कहेंगे कि ल्यूमिनेसेंस शो हो रहा है। बायोस रेफर्स टू लाइफ, यदि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लाइट एमिट होती है, जैसे फायरफ्लाई, जुगनू भी बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं बच्चों, तो उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लाइट का एमिशन, लाइट निकलना, प्रकाश निकलना, उजाला निकलना, तो इनमें भी बायोल्यूमिनेसेंस है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस, इज वेल मार्क्ड इन टिनोफोर्स। जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है, जनरली वो किस वजह से मिलता है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिनके ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट के फॉर्म में होती है। या आपको पता है बच्चों, एनर्जी एक से दूसरे फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जनरली ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट के फॉर्म में होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट के फॉर्म में होती है, प्लस ये रिफ्लेक्ट भी करते हैं बच्चों लाइट को, तो बायोल्यूमिनेसेंस का फीचर शो करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, बायोल्यूमिनेसेंस किसमें मिलेगा, फाइलम टिनोफोरा में मिलेगा। अभी तक ये जो 3 फाइलम है, आगे अपन बात करेंगे इंसेक्ट्स में भी, कुछ इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है लाइक फायरफ्लाइज बच्चों। रिप्रोडक्शन की बात करें, हर्माफ्रोडाइट है। तो अभी तक बच्चों जो तीनों फाइलम अपन ने पढ़े, तीनों में हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब एक ही एनिमल के अंदर आपको बहुत मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड से होता है। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली लिखा हुआ है, ध्यान रखना, इसको हाईलाइट कर लो।
है ना। तो अभी तक पहले 3 फाइलम में ये पहला फाइलम है जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता ही नहीं है। फाइलम सिलेंट्रेटा में मेंशन नहीं था लेकिन मिलता है। हाइड्रा में बडिंग ऑलरेडी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा चुका हूं बच्चों में। तो फाइलम पॉरीफेरा में भी आपको असेक्सुअल दोनों मिलेंगे, फाइलम सिलेंट्रेटा में भी असेक्सुअल दोनों मिलेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी कि पानी में होता है बच्चों, गेमीट्स को पानी में रिलीज कर देते हैं, वहां पर ही फर्टिलाइजेशन होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये टर्म ऑलरेडी पहले समझा दिया मैंने आपको फाइलम पॉरीफेरा में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। 2 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, एक फ्लोरोब्रेकिया और दूसरा टिनोप्लेना। डायग्राम का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, किसका डायग्राम दे रखा है, फ्लोरोब्रेकिया का आपको डायग्राम दे रखा है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब तो नहीं हो रहा बेटा लेग, बेटा लेग में शायद आपकी तरफ हो सकता है कि नेट की कोई प्रॉब्लम होगी स्पीड की, बाकी यहाँ पे सारी चीजें मैं देख रहा हूँ प्रॉपर्ली चल रही है, किसी तरह का कोई लेग नहीं है बेटा। आया नहीं आया समझ में? जुबेर, अनीसा, अंजलि, कोई भी डाउट हो बेटा प्लीज यू कैन लेट मी नो, है ना। तो 2 फाइलम आज अपन ने पढ़े, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा। शुरुआत से बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से, हर बार जब आप एनिमल किंगडम को पढ़ें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ें। कोई भी फाइलम पढ़ने के पहले एक बार बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जरूर रिवाइज करें, उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करें बेटा। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। वाइंड अप करें आज के लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस एंड फाइलम एस्केल्मिन्थीस। 2 फाइलम हम कवर करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीस और एस्केल्मिन्थीस दोनों। कोशिश रहेगी कि हर लेक्चर में हम 2-2 फाइलम कवर करते हुए चलें, ताकि एनिमल किंगडम के बाद फिर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? चलो ठीक है ना। ओके, तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू बच्चों।